अध्याय 1। खोई हुई किताब। बनारस की पुरानी गलियों में गंगा किनारे एक आधी टूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात के समय खिड़कियों से हल्की सी नीली रोशनी दिखती थी। हवेली के सामने खड़ा था आरव, 20 साल का एक लड़का। उसका शौक था पुरानी किताबें इकट्ठा करना। शहर के बाजार में उसने सुना था कि इस हवेली में एक ऐसी किताब छुपी है जो समय को मोड़ सकती है। आरव ने सांस रोककर दरवाजा धकेला। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धूल से भरी दीवारों पर रोशनी डाली। अचानक उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी दूसरी भाषा में। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। भीतर वही किताब रखी थी, समय की परछाइयां। जैसे ही उसने किताब छुई, अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बजने लगीं। बाहर तेज आंधी चलने लगी। किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्नों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उस रोशनी में एक वाक्य चमका, अगर सच जानना है तो परछाइयों के दरवाजे को पार करो। आरव की आंखें फैल गईं, और तभी किताब से निकली रोशनी ने उसे अपने भीतर खींच लिया। अध्याय 2। दूसरी दुनिया का दरवाजा। आरव ने जैसे ही किताब को छुआ था, उसे लगा कि पूरा शरीर हवा में तैर रहा है। आंखें बंद थीं, लेकिन चारों ओर रोशनी और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, मानो हजारों लोग अलग अलग भाषाओं में एक साथ कुछ बोल रहे हों। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही हवेली नहीं थी। अब वह खड़ा था एक विशाल मैदान में। आकाश गहरा नीला था, लेकिन उसमें दो सूरज चमक रहे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियां सोने जैसी दमक रही थीं। आरव ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर पड़ी, कुछ दूर काले कवच पहने सवार घोड़ों पर दौड़ रहे थे। उनके झंडों पर एक चिन्ह था, 3 वृत्त और बीच में एक जलती हुई आंख। ये कहाँ आ गया मैं? आरव बुदबुदाया। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुम यहाँ के नहीं हो, सही कहा न मैंने? आरव ने पलटकर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें गहरे हरे रंग की थीं। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके गले में एक चमकता हुआ लॉकेट था। तुम कौन हो? आरव ने हकलाते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम मायरा है, और अगर तुम ज्यादा देर यहाँ खड़े रहे तो वो सवार तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो मेरे साथ। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह मायरा के पीछे पीछे भागने लगा। दोनों पेड़ों के बीच से होकर गुजरे और एक पत्थर की गुफा में छुप गए। मायरा ने धीरे से कहा, वो सवार परछाइयों के रक्षक हैं। वो उस किताब को ढूंढ रहे हैं, और शायद अब तुम्हें भी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? किताब मुझे यहाँ क्यों लाए? मायरा की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि तुम चुने गए हो, और अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो या यहीं खत्म? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3। जादू और छायाएं। गुफा के भीतर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, और उनमें हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आरव ने उन पर हाथ फेरा तो जैसे बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। सावधान! मायरा ने उसका हाथ खींच लिया। ये चिन्ह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके भीतर जादू की चिंगारी हो। आरव चौंक गया। जादू? ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। ये दुनिया कहानियों से बनी है। यहाँ हर कथा सच हो जाती है। इतना कहकर उसने अपने लॉकेट को छुआ। अचानक लॉकेट से हरी रोशनी निकली और उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। तलवार की धार पर धुएं जैसी छायाएं नाच रही थीं। आरव अवाक रह गया। ये कैसे? मायरा बोली, ये छाया तलवार है, परछाइयों को काट सकती है, मगर अगर कोई साधारण इंसान इसे पकड़े तो वो खुद छाया बनकर मिट जाएगा। उसी समय गुफा के बाहर घोड़ों की टापें गूंजीं। परछाइयों के रक्षक पहुंच चुके थे। उनकी आंखें आग जैसी लाल चमक रही थीं। मायरा ने तलवार उठाए। अब देखोगे असली जादू। उसने तलवार घुमाई तो हवा में चिंगारियां फूट पड़ीं। रक्षक अंदर घुसे, लेकिन तलवार से निकली हरी लपटों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। मैं मदद करूं? उसने हिम्मत करके पूछा। मायरा ने उसकी ओर देखा। अगर सचमुच करना चाहते हो तो किताब खोलो, उसके पन्ने तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। आरव ने कांपते हाथों से समय की परछाइयां खोली। पन्नों पर शब्द अपने आप बदलने लगे। अचानक एक वाक्य उभरा, तुम्हारे भीतर भी शक्ति है, बस उसे जगाना होगा। और तभी उसके चारों ओर नीली आभा चमकने लगी। अध्याय 4। भविष्य की झलक। नीली आभा ने आरव को घेर लिया। गुफा का अंधेरा पिघलने लगा और उसकी जगह एक पारदर्शी दर्पण सी दीवार खड़ी हो गई।
उस दीवार में भविष्य की दुनिया झिलमिलाने लगी। आरव ने देखा आकाश में तैरते हुए विशाल जहाज, जिनके पंखों पर चमकते क्रिस्टल जड़े थे। शहर के बीचों बीच लंबे लंबे टॉवर खड़े थे और सड़कें कांच की बनी थीं, जिन पर लोग उड़ने वाले वाहन चला रहे थे। ये कहाँ है? आरव ने हैरान होकर पूछा। मायरा बोली, ये वही भविष्य है जिसे किताब ने तुम्हें दिखाया है। यहाँ विज्ञान और जादू मिलकर दुनिया चलाते हैं, मगर यह भविष्य खतरे में है। आरव अब भी उस नज़ारे में खोया था। अचानक दृश्य बदल गया। अब उसने देखा उसी भविष्य के शहर पर काले जहाज़ों का हमला हो रहा था। लोग चीख रहे थे, इमारतें गिर रही थीं और आकाश लाल आग से भर गया था। दर्पण जैसे ही मिटा, आरव ने सांस रोक ली। ये विनाश क्यों हो रहा है? मायरा ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि परछाइयों के रक्षक सिर्फ किताब को काबू करना नहीं चाहते, वे पूरा भविष्य निगलना चाहते हैं। अगर उन्होंने किताब पर अधिकार पा लिया तो समय की हर परत, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब उनका गुलाम बन जाएगा। आरव का दिल भारी हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? मायरा ने धीरे धीरे कहा। किताब ने तुम्हें चुना है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी जादू है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुम्हें 3 परतों से गुजरना होगा। 1. अतीत की दुनिया। 2. भविष्य की गहराइयाँ। 3. प्रेम की परछाई। आरव चौंका। प्रेम की परछाई। मायरा की आंखों में रहस्य चमक उठा। समय का असली द्वार सिर्फ दिल से खुलता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इतना कहते ही गुफा हिलने लगी। पत्थरों के बीच से काले धुएं की लहर अंदर घुस आई। रक्षकों ने अपनी छाया जाल बुन दी थी। मायरा ने तलवार उठाए। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अध्याय 5। अतीत का रहस्य। गुफा की दीवारें टूटने लगीं। अचानक किताब की रोशनी आरव और मायरा दोनों को अपने भीतर खींचने लगी। कुछ क्षण बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब आरव ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक विशाल किले के आंगन में खड़ा पाया। सूरज डूब रहा था और आकाश रक्तिम लाल था। हवा में तलवारों की टकराहट और युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। ये कहाँ है हम? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मायरा ने धीरे से कहा, ये 500 साल पुराना अतीत है। यहाँ एक ऐसा राज दफन है जो किताब की शक्ति की जड़ से जुड़ा है। किले की दीवारों पर सैनिकों की सेना सज रही थी। उनके कपड़े पुराने राजपूती अंदाज में थे, लेकिन उनकी ढालों पर वही चिन्ह बना था, 3 वृत्त और जलती हुई आंख। आरव की सांसें थम गईं। ये तो वही चिन्ह है, यानी परछाइयों के रक्षक अतीत से ही हैं। मायरा ने सिर हिलाया। हाँ, असली रहस्य यही छुपा है। उसी समय किले के द्वार से एक शाही रथ बाहर निकला। रथ पर बैठे थे एक राजकुमार, जिसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर वीरता झलक रही थी, लेकिन उसके पीछे छाया जैसी काली परत मंडरा रही थी। मायरा ने गंभीर स्वर में कहा, वो है राजकुमार समर। इतिहास कहता है कि उसने अपने ही साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो हमें क्या करना है? मायरा ने कहा, हमें उस रहस्य को उजागर करना होगा, क्योंकि अगर समर सचमुच रक्षक बन गया था तो उसकी आत्मा अब भी जीवित है और वही किताब को निगलने की कोशिश कर रही है। अचानक जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, जमीन कांप गई। सामने काली छायाओं से बने सैनिक उभरने लगे। उनकी आंखों में आग जल रही थी। मायरा ने तलवार संभाली और आरव की ओर देखा। ये सिर्फ शुरुआत है। अतीत हमें कभी आसानी से अपना सच नहीं देगा। आरव ने किताब को सीने से लगाया और फुसफुसाया, अगर यही रास्ता है तो मुझे लड़ना ही होगा। अध्याय 6। विश्वासघात की परछाई। किले के आंगन में छाया सैनिकों से लड़ते हुए आरव और मायरा ने किसी तरह रास्ता बनाया। तलवारों की खनक और किताब की चमक के बीच दोनों किले की गुप्त सुरंगों में घुस गए। सुरंग में गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जलते मशालें लगी थीं, जिनकी रोशनी अजीब परछाइयां बना रही थी। चलते चलते आरव ने देखा कि एक परछाई उनकी ही चाल ढाल की नकल कर रही है, लेकिन आधा सेकंड देर से। ये क्या है? उसने घबराकर पूछा। मायरा ने गंभीर आवाज में कहा, ये परछाई की जासूसियां हैं। असली धोखेबाज कौन है, ये पहले से भांप लेती हैं। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। आरव ने पलटकर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, कियान। कियान, वही नौजवान जिसे आरव ने इस दुनिया में पहली बार बाजार में देखा था। तब उसने आरव को कुछ छिपाने वालों से बचाया था और कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आरव ने राहत की सांस ली। कियान, शुक्र है तुम आ गए। हमें मदद की जरूरत है। लेकिन मायरा का चेहरा कठोर हो गया। नहीं आरव, ये सही वक्त नहीं है भरोसा करने का। कियान की मुस्कान धीमी धीमी फैल गई। उसकी आंखें काली होने लगी
और उसकी पीठ से धुएं जैसी छायाएं निकलने लगी। कितनी भोली हो तुम, मायरा, तुम्हें सच पता था, फिर भी आरव को यहाँ ले आई। आरव का दिल बैठ गया। कियान, तुम? कियान ने ठहाका लगाया। हाँ, मैं ही असली विश्वासघाती हूँ। मैं परछाइयों का पुत्र हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद यही था ताकि किताब तुम्हारे हाथों से निकलकर हमारे पास आ जाए। मायरा ने तलवार तानी। तो तुम ही वह हो जिसने समर राजकुमार की आत्मा को बांध रखा है। कियान ने आंखें लाल कर लीं। और अब तुम्हारी बारी है, मायरा। छायाएं गाढ़ी होती गईं और पूरी सुरंग अंधकार में डूब गई। आरव ने किताब कसकर पकड़ी, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सिर्फ किताब और जादू नहीं, किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा है। अध्याय 7, अनजाना प्रेम। कियान की छाया जाल से निकलने के बाद मायरा और आरव किसी तरह किले की सुरंग से बाहर आ गए। दोनों थके हुए थे, लेकिन जिंदा होने का सुकून था। बाहर चांदनी फैली थी, पास ही एक शांत झील चमक रही थी। दोनों ने वहीं बैठकर सांस ली। मायरा की तलवार अब भी हल्की हल्की चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, मायरा, अगर तुम न होती तो मैं शायद पहली ही लड़ाई में हार जाता। मायरा ने हल्की हंसी दी। तुम्हें अब तक नहीं समझ आया। किताब ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर हिम्मत है। मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। कुछ पल खामोशी रही। झील पर चांद का प्रतिबिंब टूट रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों मेरी मदद कर रही हो, जबकि ये तुम्हारी लड़ाई भी नहीं है? मायरा की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उसने झील की ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मेरा अतीत भी इसी किताब से जुड़ा है। मैंने अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ परछाइयों से खो दिया। अब मैं किसी और को वो दर्द नहीं सहने देना चाहती। आरव ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर एक अनकहा एहसास जागने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी किताब के पन्ने अपने आप खुल गए। पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में एक वाक्य उभरा, समय का द्वार दिल से खुलता है। प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। मायरा ने किताब को पढ़ा और एक पल के लिए उसकी नजरें आरव की आंखों में अटक गईं। दोनों चुप थे, लेकिन चुप्पी में भी सब कुछ कहा जा चुका था। अचानक दूर से युद्ध के नगाड़े गूंजे। किले की दीवारों पर आग लग चुकी थी। मायरा ने तलवार उठाए और गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हमें भविष्य बचाना है तो पहले अतीत का सच उजागर करना होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना डरे कहा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अध्याय 8, समय की लड़ाई। किले की दीवारें ढह रही थीं। आकाश में आग के गोले तैर रहे थे और जमीन पर छाया सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अतीत और भविष्य मानो एक ही जगह पर टकराने लगे थे। आरव और मायरा झील से उठकर किले की ओर दौड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, कुछ जगहें अजीब तरह से टूट रही थीं, मानो समय की परतें फट रही हों। एक तरफ अतीत के योद्धा तलवारों से लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर भविष्य की उड़ती मशीनें गरजते हुए आकाश में घूम रही थीं। आरव ने घबराकर कहा, ये तो जैसे दो अलग अलग युग आपस में भिड़ गए हों। मायरा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ, यही परछाइयों की चाल है। अगर समय की परतें टूट गईं, तो सब कुछ हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। तभी किले के ऊपर एक विशाल छाया फैल गई। वहां कियान खड़ा था और उसके पीछे एक काला सिंहासन प्रकट हो रहा था। उस सिंहासन पर बैठा था वही राजकुमार समर की आत्मा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसके चारों ओर छायाएं आग की तरह लहरा रही थीं। समर की आवाज गूंजी, मैंने अपने साम्राज्य को धोखा नहीं दिया था, साम्राज्य ने मुझे धोखा दिया, और अब मैं पूरे समय को अपना साम्राज्य बनाऊंगा। कियान ने हंसते हुए कहा, आरव, तुम्हारी किताब अब हमारे लिए बस एक चाबी है, और तुम हमारे सबसे बड़े मोहरे। आरव ने किताब कसकर पकड़ी। पन्नों पर अचानक अक्षर चमकने लगे, समय की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अपनी शक्ति पर विश्वास करो। नीली आभा ने आरव को घेर लिया। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ गोला बन गया, जो किसी समय ऊर्जा की तरह धड़क रहा था। मायरा ने तलवार उठाए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आज हमें सिर्फ लड़ना नहीं है, आज हमें इतिहास को बचाना है। चारों ओर युद्ध का शोर गूंज उठा। अतीत और भविष्य की सेनाएं टकराईं। तलवारें, मशीनें, जादू और आग सब मिलकर समय को हिला रहे थे। और उस युद्ध के बीच आरव ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार सच में विश्वास किया कि वह सिर्फ किताब का चुना हुआ नहीं, बल्कि समय का रक्षक है। अध्याय 9, गुप्त संगठन। युद्ध की आग से पूरा किला हिल रहा था। आरव अपनी नीली आभा से छाया सैनिकों को पीछे धकेल रहा था और मायरा अपनी छाया तलवार से रास्ता बना रही थी।
तभी अचानक किताब अपने आप खुली और उसके पन्नों से एक नक्शा निकल आया। नक्शे पर चमकते हुए शब्द लिखे थे, परछाइयों की जड़, गुप्त संगठन आर्कनम। आरव ने हैरान होकर कहा, आर्कनम, ये कौन है? मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। कहा जाता है आर्कनम वो लोग हैं जिन्होंने समय की हर परत में अपने जासूस बिठा रखे हैं। वे ही असली मालिक हैं, परछाइयों के रक्षक तो बस उनके प्यादे हैं। जैसे ही मायरा ने ये कहा, युद्ध के बीच आकाश फटने लगा। काले धुएं से ढका एक विशाल दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर वही चिन्ह चमक रहा था, 3 वृत्त और बीच में जलती हुई आंख। दरवाजे से काले वस्त्र पहने 5 आकृतियां निकलीं। उनके चेहरे नकाब से ढके थे, लेकिन उनकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, हम हैं आर्कनम, किताब हमारी है, समय की परतें हमारी हैं, और तुम सब बस खिलौने हो। आरव ने कदम पीछे खींचा। उसकी हथेली का चमकता गोला कांपने लगा। तो अब तक की सारी लड़ाई बस इनके लिए थी। कियान ने ठहाका लगाया, हाँ, और तुम सोचते थे कि चुना हुआ नायक बनकर सब बदल दोगे। हकीकत यह है कि तुम्हें भी आर्कनम ने ही चुना था, ताकि किताब तुम्हारे हाथों से सही वक्त पर उनके पास पहुंच सके। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं भी उनकी चाल का हिस्सा हूँ। मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। नहीं आरव, याद रखो, किताब ने तुम्हें चुना था, उन्होंने नहीं। अगर आर्कनम को सच में तुम्हारे हाथों से किताब चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर उनसे भी बड़ी शक्ति है। आर्कनम की 5 आकृतियां आगे बढ़ीं। उनकी छायाएं युद्ध के मैदान को निगलने लगीं। आरव ने गहरी सांस ली, किताब को सीने से लगाया और कहा, अब मुझे पता चल गया है। खेल उनका है, लेकिन जीत मेरी होगी। अध्याय 10 बलिदान। युद्ध का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। अतीत और भविष्य की परतें अब पूरी तरह एक दूसरे में घुल चुकी थीं। हर पल ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड टूटकर बिखर जाएगा। आर्कनम की 5 आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उनकी छायाएं सैनिकों, मशीनों और यहाँ तक कि आसमान के तारे तक निगलने लगीं। आरव किताब को सीने से लगाए खड़ा था। उसके भीतर से निकलती नीली आभा थरथरा रही थी। मैं इन्हें रोकने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन शायद अकेले मुझसे न हो पाए। मायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी नरमी भी झलक रही थी। नहीं आरव, तुम अकेले नहीं हो। इतना कहकर उसने अपनी छाया तलवार उठाई और किताब के पास रख दी। अचानक दोनों से रोशनी फूटी और उनके बीच एक ऊर्जा लहर पैदा हुई। मगर उस लहर को स्थिर करने के लिए किसी एक की आत्मा की जरूरत थी। किताब के पन्नों पर शब्द चमक उठे, समय को बचाने के लिए एक हृदय को अर्पण करना होगा। आरव ने घबराकर कहा, नहीं, इसका मतलब किसी को अपनी जान देनी होगी। मायरा ने गहरी सांस ली। हाँ, और ये काम मैं करूंगी। आरव चीख पड़ा, नहीं मायरा, तुम्हारे बिना मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाऊंगा। मायरा की आंखें भीग गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद यही किस्मत है आरव, लेकिन याद रखना, असली जादू किताब में नहीं है, वो तुम्हारे दिल में है। और अगर तुम मुझसे सच में जुड़े हो, तो मैं कभी खोऊंगी नहीं। उसने अपनी तलवार किताब के ऊपर रख दी और आंखें बंद कर लीं। तलवार, किताब और मायरा की आत्मा एक हो गई। नीली और हरी रोशनी का विस्फोट हुआ जिसने आर्कनम की छायाओं को पीछे धकेल दिया। आरव रो पड़ा, मायरा, लेकिन उसके कानों में बस उसकी आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, समय का द्वार तुम्हें ही खोलना होगा। और फिर मायरा का शरीर रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अध्याय 11 अंतिम द्वार। झील के किनारे युद्ध थम गया था, लेकिन वातावरण अब भी कांप रहा था। मायरा की रोशनी विलीन हो चुकी थी, पर उसकी ऊर्जा किताब और आरव के भीतर समा गई थी। आरव की आंखें अब गहरी नीली चमक रही थीं। उसकी हथेलियों से बिजली जैसी किरणें फूट रही थीं। किताब हवा में तैर रही थी और उसके पन्नों पर शब्द अपने आप बदल रहे थे। द्वार खुल रहा है, सत्य अब छिपा नहीं रहेगा। आर्कनम की 5 आकृतियां पीछे हट गईं। उनमें से सबसे ऊंचे कद वाले ने गुर्राकर कहा, तो यही है तुम्हारा चुनाव, एक और बलिदान। बेवकूफ लड़के, तुम सोचते हो कि तुम हमें रोक पाओगे? आरव ने पहली बार बिना डर के जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मायरा अब भी मेरे साथ है। जैसे ही उसने ये कहा, किताब ने आकाश की ओर एक प्रकाश स्तंभ भेजा। वह रोशनी सीधी जा टकराए अंतिम द्वार से। द्वार खुला और उसके पीछे समय की परतें चमक उठीं। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक धारा में बहते नजर आए। हर युग, हर चेहरा, हर याद उस रोशनी में झिलमिला रही थी। लेकिन उसी क्षण आर्कनम ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की।
पांचों आकृतियां मिलकर एक विशाल छाया राक्षस बन गईं। उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। हम हैं समय का अंधकार, तुम्हारा भविष्य यही खत्म होता है। आरव ने आंखें बंद की। उसकी हथेली में अब मायरा की छाया तलवार प्रकट हो गई थी, जो नीली और हरी दोनों रोशनी से जल रही थी। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, ये युद्ध सिर्फ समय के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। तलवार और किताब की ऊर्जा मिल गई। रोशनी का एक विशाल गोला बना जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढांक लिया। छाया राक्षस दहाड़ा, लेकिन उसकी परतें टूटने लगी। आरव ने छलांग लगाई और पूरी ताकत से तलवार छाया राक्षस के दिल में घोंप दी। एक गगनभेदी धमाका हुआ, छायाएं बिखर गईं, द्वार की रोशनी और भी प्रखर हो गई। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। किताब उसके सामने तैर रही थी और उसके पन्नों पर आखिरी वाक्य लिखा था, समय अब तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 12, अनंत यात्रा। युद्ध के बाद युद्ध क्षेत्र में गहरा सन्नाटा था। ढही हुई दीवारें, बुझती मशालें और टूटे हुए समय की परतें, मानो पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। आरव अकेला खड़ा था। उसकी हथेली में किताब अब भी चमक रही थी। उसके पन्ने अपने आप पलटे और उस पर अंतिम शब्द उभरे, समय का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सब कुछ पुनः जोड़ना चाहते हो या नया मार्ग बनाना? आरव ने थकी हुई सांस ली। अगर मैं सब कुछ वैसा ही कर दूं, तो क्या मायरा वापस आएगी? किताब खामोश रही। हवा में बस उसकी फुसफुसाहट गूंजी, हर बलिदान अमर है। मायरा खोई नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताब को सीने से लगाया और फुसफुसाया, मैं कोई दुनिया मिटाना नहीं चाहता, न अतीत न भविष्य। मैं चाहता हूं कि सब परतें जुड़ें, ताकि कोई भी अकेला न रहे। जैसे ही उसने ये कहा, किताब से सुनहरी रोशनी फूटी और पूरा युद्ध क्षेत्र उजाले में नहा गया। अतीत के योद्धा, भविष्य की मशीनें और वर्तमान की आत्माएं सब एक ही धारा में समा गए। समय की टूटन जुड़ गई और द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। जब रोशनी थमी, आरव खुद को गंगा किनारे उसी पुरानी हवेली के सामने खड़ा पाया। सुबह की पहली किरण आकाश में फैल रही थी। किताब अब उसकी हथेली में शांत पड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, मायरा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यही सबसे बड़ा जादू है। किताब के पन्ने आखिरी बार खुले और उस पर लिखा चमका, समय का रक्षक कभी नहीं मरता, उसकी यात्रा अनंत होती है। आरव ने किताब को बंद किया और हवेली से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस अनंत यात्रा की शुरुआत थी।